ओके। चले जी। हाँ जी। श्रृंगार कर लिए चलते। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत लोग कहते हैं कि कनाडा में बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, आधी सैलरी तो टैक्स में ही चली जाती है। तो आज हमने सोचा कि हम टैक्स सिस्टम इन कनाडा पे ही वीडियो बना लेते हैं। तो आज हम बेसिकली 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, टाइप्स ऑफ इनकम टैक्सेस इन कनाडा। यस, देयर आर मोर देन वन। नंबर 2, हाउ मच इज इट एंड हाउ इट वर्क्स। And number 3, difference between salary tax and business tax and how you can save tax in Canada legally. Stay tuned, this is gonna be an exciting one. Canada tax system is very simple, guys. I don't know why लोग इसे बहुत ज़्यादा complicate कर देते हैं. And to be very honest, it is very similar to the taxes in India or anywhere else in the world. तो पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम टैक्सेस इन कनाडा। अभी हम सिर्फ सैलरी टैक्स के बारे में बात करेंगे और बिजनेस टैक्स की नहीं। वो इसलिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर कमिंग हियर दे विल बी अर्निंग अ सैलरी, इसलिए हम बिजनेस टैक्स के बारे में बात करेंगे, बट अभी नहीं, थोड़ी देर में। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन कनाडा, फेडरल टैक्स एंड प्रोविंशियल टैक्स। फेडरल टैक्स इज कॉमन फॉर ऑल कैनेडियंस, चाहे आप कनाडा के किसी भी प्रोविंस में रहो। प्रोविंशियल टैक्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस यू आर लिविंग इन। तो अगर आप ओंटारियो में हो तो आपका टैक्स बहुत डिफरेंट होगा कंपेयर टू इफ यू आर लिविंग इन ब्रिटिश कोलंबिया और एल्बर्टा। अब वीडियो में आगे जाके वील आल्सो टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स ब्रैकेट्स बाय प्रोविंस, लेकिन अभी थोड़ा फंडामेंटल्स क्लियर कर लेते हैं। Now the way you are taxed is called as progressive tax system. ये बेसिकली एक टैक्स ब्रैकेट सिस्टम है, जैसे इंडिया में होता है। तो जितनी ज्यादा आपकी सैलरी होगी उतने ही बड़े आप टैक्स ब्रैकेट में फॉल करोगे एंड उतना ही ज्यादा टैक्स भरोगे, राइट? काइंड ऑफ। एंड इस प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को समझाने के लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप पे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं फेडरल टैक्स की। तो ये बेसिकली टैक्स ब्रैकेट्स हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो फर्स्ट $48,000 है उस पर 15% टैक्स लगता है, उसके बाद 48,000 से लेके 97,000 तक 20.5 एंड सो ऑन। सो ये बेसिकली टैक्स ब्रैकेट्स होते हैं। नाउ इफ यू एज्यूम दैट द टैक्सेबल इनकम दैट आई हैव इज $75,000, तो पहले 48,500 पे मेरा टैक्स लगेगा 15%, विच विल बी $7,280, एंड उसके बाद बाकी का जो 26,500 बचा उसके ऊपर टैक्स लगेगा 20.5%, विच मेक्स $5,425। तो ये टोटल मिला के $12,706 हो गया। तो बेसिकली इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा इनकम जो है वो 75,000 है विच लाइज अंडर दिस ब्रैकेट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे 75,000 पे 20.5% टैक्स लगेगा। बेसिकली पहले 48,000 पे 15 लगेगा, उसके बाद जितना बचेगा उस पे 20.5 लगेगा, और टोटल टैक्स जो है वो परसेंटेज वाइज विल बी 16.9%। अब जैसे पहले बताया था, फेडरल टैक्स के अलावा देयर इज अ प्रोविंशियल टैक्स एज वेल। दिस इज फॉर ओंटारियो, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोविंसेस। अब जैसे फेडरल टैक्स में टैक्स ब्रैकेट्स होते हैं, वैसे ही ओंटारियो में भी टैक्स ब्रैकेट्स हैं। तो अगेन अगर टैक्सेबल इनकम $75,000 है, तो यू आर टैक्स अबाउट 5% ऑन द फर्स्ट $44,740। तो ये टोटल बनता है 2,259, एंड उसके बाद बाकी का जो 30,000 बचा उसके ऊपर 9.15% टैक्स लगेगा, दैट मेक्स $2,769। तो टोटल मिला के प्रोविंशियल टैक्स जो है वो हो गया $5,000, विच इज अबाउट 6.7%। तो अगर हम दोनों को मिला ले, फेडरल टैक्स और प्रोविंशियल टैक्स ऑन एन इनकम ऑफ $75,000, तो वो बनता है $17,734, which is about 23.6% tax, and the net income after tax will be about $57,000. अब जब हम कनाडा आ रहे थे हमने एक बहुत अजीब सी चीज सुनी कि इफ यू आर अर्निंग मोर एंड गेट एन इंक्रीमेंट, तो वो जो सारा इंक्रीमेंट है वो सब टैक्सेस में ही चला जाएगा। एंड ये वाला जो थॉट प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल ही गलत है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा इंक्रीमेंट हुआ $25,000 का, एंड नाउ द टैक्सेबल इनकम बिकम्स 100,000। तो इसमें क्या होगा, पहले 48,000 पे फिर अगेन 15% टैक्स ही लगेगा, सो यू विल एंड अप पेइंग $7,280 अगेन। उसके बाद अगले 48,500 पे यू विल बी टैक्स्ड एट 20.5%। तो टैक्स जंप होके अराउंड $10,000 के आसपास हो जाएगा, एंड उसके बाद हमारे सिर्फ $2,931 बचे 100,000 की इनकम पूरे करने के लिए, एंड उसके ऊपर यू विल बी टैक्स्ड एट 26%। तो ओवरऑल टैक्स जो होगा वो अराउंड $18,000 हो जाएगा, विच इज ऑब्वियसली मोर देन व्हेन वी वर अर्निंग $75,000,
but overall percentage wise it's only increased by 1.1%. Now similarly we'll calculate our provincial tax, and total tax to hai after our increment becomes 25,519, which is 8,000 more than what it was when our salary was 75,000. but overall कैरी होम जो होगी वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, एंड टैक्स जो है वो कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ 2% से इंक्रीज होगा. सो यू आर ऑलवेज बेटर गेटिंग दैट इंक्रीमेंट. ये नहीं है कि जो इंक्रीमेंट मिला है वो सारा कुछ टैक्स में ही चला जाएगा. यू विल एंड अप सेविंग फ्रॉम दैट इंक्रीमेंट. So in order to calculate your personal tax and the carry home income that you will get after tax, you simply go to this ENY calculator. इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, and you just write $75,000 or whatever your income is and say calculate. So depending on which province you are in, it will tell you how much tax you owe and your after tax income and the average tax rate. So for example, अगर हम Ontario पे आए तो the average tax rate is 20.27%. अब गाइज ये वाला और जो मैंने पहले कैलकुलेट करा था उसमें थोड़े से डिफरेंस होंगे, बिकॉज दिस कैलकुलेटर एक्चुअली इंक्लूड्स वन रिबेट दैट एवरी कैनेडियन विल गेट, व्हिच आई हैव नॉट इंक्लूडेड, और ये जब हम टैक्स रिटर्न भरते हैं तब आता है, बट ये वाला कैलकुलेटर ऑलरेडी ये कैलकुलेट करके देता है. बट ओवरऑल दिस इज अ वेरी वेरी गुड रिसोर्स टू अंडरस्टैंड हाउ मच टैक्स यू आर पेइंग. अब इसके अलावा देयर आर टू मोर डिडक्शंस जिसको लोग टैक्स में गिन लेते हैं, बट दे आर नॉट टैक्स. The first one is Canada Pension Plan, which is CPP. This contribution is almost 5% of your monthly pay, and this goes towards your pension plan, जो कि आप 59 की एज के बाद यूज कर सकते हो. आज की डेट में an average retired Canadian receives around $680 per month to a maximum of $1,200. अब ये ऑब्वियसली इनफ नहीं है, एंड ऑब्वियसली आप इस पे नहीं सिर्फ रिलाई कर सकते हो इन योर ओल्ड एज, बट ये सीपीपी कंट्रीब्यूशन इज मैंडेटरी एंड इट इज फॉर योर ओल्ड एज एंड नॉट टैक्स. सेकंड कंट्रीब्यूशन इज EI एम्प्लॉय इंश्योरेंस, एंड ये बहुत ही अमेजिंग है. दिस इज अराउंड 1.58% ऑफ योर ग्रॉस मंथली इनकम, बट दिस इज हेल ऑफ अ सिक्योरिटी. बाई चांस अगर आपकी जॉब चली जाती है बिकॉज ऑफ कोविड और एनी अदर रीजन, और यू वांट टू एक्सटेंड योर मैटरनिटी लीव अबव जो आपको ऑफिस से मिल रही है, जो नॉर्मली लोग लेते हैं, यू एक्चुअली एंड अप गेटिंग $573 पर वीक, which is around $2,000 per month. तो आपकी जो सैलरी है वो जीरो नहीं होगी just because you are paying this EI, which is amazing. अब इसकी एक एलिजिबिलिटी होती है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, बट तब तक आप हमारे फ्रेंड चिंटू पिंटू डायरीज की वीडियो देख सकते हो, जिसमें दे टोल्ड अबाउट हाउ दे आर गेटिंग $2,000 per month when Pintu is on her maternity leave. गाइज हमें पता है कि हम थोड़ा सा हटके ये बात कर रहे हैं, ये टैक्स सिस्टम से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट टैक्स, दिस इज समथिंग दैट यू विल यूज सम टाइम इन योर कैनेडियन लाइफ हियर. सो डोंट टेक इट एज टैक्स, टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर. Coming back to taxes, there are a few ways to reduce your tax liability, and इसमें सबसे important is RRSP. Now this will reduce your taxable income and grow your money tax free. बट नॉट कम्प्लीटली टैक्स फ्री, बट इसको समझाने के लिए पूरी एक वीडियो लगेगी जो हमारे चैनल पे इसी सैटरडे को आएगी. सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग सो दैट यू डू नॉट मिस द नोटिफिकेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सैलरी टैक्स एंड बिजनेस टैक्स. 6 महीने कनाडा में रहने के बाद एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई, जिस सबसे बकवास तरह की इनकम होती है, दैट इज द इनकम दैट यू अर्न फ्रॉम योर सैलरी ऑन द जॉब. एंड वो इसलिए बिकॉज यू सिंपली पे द फेडरल एंड प्रोविंशियल टैक्स, एंड द मोर इंक्रीमेंट्स यू गेट, आपका जो टैक्स ब्रैकेट होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जो मार्जिनल टैक्स होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से यू एंड अप पेइंग मोर टैक्सेस, व्हिच इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू मी. एंड यू नो व्हाट, मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप कनाडा आए हो तो डू नॉट वर्क हार्ड टू गेट योर नेक्स्ट प्रमोशन एंड द नेक्स्ट इंक्रीमेंट. अगर आपके पास टाइम है so you should spend that time in making a business income. I know ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, but this is very very true. क्योंकि कनाडा में if you have a side business, you are not taxed on your total income that you earn from that business. You are actually taxed on the net profit that you make after taking out the expenses. Now let me explain this with an example. अब हमारा YouTube चैनल ही ले लेते हैं. For example, we earned $10,000 from YouTube in the year 2020. कौन से 10,000? नहीं मिलेगा. कैसे 10,000? But I will not be taxed on that entire 10,000. But मैं अपने जो expenses हुए हैं मेरे YouTube चैनल के वो मैं डिडक्ट करूंगा और मेरे को सिर्फ उसी पे टैक्स देना पड़ेगा. Let's look at these numbers a little more minutely. बोलना चलते हैं मेरे लैपटॉप. तो चलते हैं मेरे लैपटॉप पे. तो हमारी इनकम थी $10,000 फ्रॉम YouTube. अब बात करते हैं खर्चों की. हमने 4 ट्रिप लिए पूरे साल में
एक ट्रिप पे खरे खर्च $300, तो टोटल हो गए $1200 फॉर द एंटायर ईयर. द सेकंड वन इज रेंट. आई यूज 10% ऑफ माई हाउस टू शूट वीडियोज, एडिट वीडियोज. So assuming I pay $24,000 in rent in 2020, I can take 10% of it, which is $2,400 towards my rent expenses for YouTube. उसके बाद आती है कार. Now wherever I go, we shoot. So let's say that 30% of our car was used for YouTube. So we spend about $700 a month on our car including fuel. उसका 30% हो गया around $200. उसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो that's $2,400 a year. And then lastly we have phone bill, and I use my phone to record videos and take phone a friend calls. That's another $50 per month, which is around $600. All this adds up to $6,600 a year. एंड इसके अंदर मैंने अभी अपना लैपटॉप जो मैं एडिटिंग के लिए यूज करता हूं और मेरा जो ड्रोन खरीदा था द्रोणाचार्य, वो हमने अभी ऐड ही नहीं करा है. दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस दैट वी कैन एक्चुअली डिडक्ट फ्रॉम आवर इनकम एंड नॉट पे अ टैक्स ऑन. बट फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स जस्ट से हमारे खर्चे आर $6,600 फॉर द एंटायर ईयर. सो इंस्टेड ऑफ पेइंग द टैक्स ऑन द एंटायर $10,000, आई ओनली हैव टू पे इट ऑन $3,400, विच इज awesome. अब इसको और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स कंपेयर इफ आई वर टू गेट एन इंक्रीमेंट ऑफ $10,000 versus my YouTube income of $10,000, how much tax will I actually save? So let's assume जो हमारी salary है from our job is $75,000 per year. Now there are two scenarios. One is we get an increment in our current job of $10,000, and the other scenario is that instead of getting the increment, we actually use the time to build a side business, and there we earn an additional $10,000. तो दोनों केसेस में हमारे जो इनकम है that has increased by $10,000 to $85,000. अब in case of a salary increment we cannot claim any expenses, but in case of our new business we can actually claim $6,600 of expenses like we saw in our previous example. तो overall जो taxable income होती है in case of a salary increment becomes $85,000, whereas for a new business it's $75,000 plus the net profit of this business income, and it comes to $78,400. Now, if we calculate the tax on both these incomes, we will see that we have saved almost $2,000 just because we had a new business and we were able to claim expenses. Now, as you can see, all these deductions are very basic expenses like car, phone bills, rent. ये खर्चा मेरा तब भी हो रहा होता अगर हमारा YouTube चैनल ना होता. But because we have this self-employed income and I'm using all these things to generate this income, I can legally deduct these expenses and save on tax. And that's exactly why people like doing contract jobs. अब contract jobs में full time job के perks नहीं होते, but you end up making all these deductions जिससे आपका tax बहुत ज़्यादा बचता है and you keep more money. Now guys, you should always consult an accountant before making these tax decisions. हमारे बोलने पे मत जाओ because every business is different. We have also consulted an accountant जो कि हमारे से लेता है $500 per year. वो भी एक एक्सपेंस है and you can write it off in your income. All in all, what makes you rich in Canada is the money you keep and not the money you earn. And that's how tax system works in Canada. अगर अगली बार आपको कोई भी बोलता है कि टैक्स बहुत ज्यादा है कनाडा में और आधी सैलरी टैक्स में जाती है, do not believe them because that's not true. I hope you guys like this video. अगर बढ़िया लगी हो तो please like करके जाना. Our next video is on RRSP and how you can get free money and save on the tax at the same time. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. बाय.